जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, हाई यील्डिंग टॉपिक सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के ऊपर। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के यूनिट 5 जिसमें भारतीय सभ्यता की विशेषताएं दिया हुआ है, उसके साथ में आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं उस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है? अगर आप लोगों को ये अंतर पता है तो ये वीडियो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर नहीं पता है तो मोटे तौर पे मैं आपको ये अंतर बता देता हूँ। देखिए, सभ्यता बेसिकली जो भी भौतिक प्रोग्रेस रहेगी, जो भी बेसिकली फिजिकल प्रोग्रेस कोई भी देश या कोई भी एक रीजन करता है, उसको हम सभ्यता के अंडर क्या करेंगे, उसको देखेंगे। संस्कृति बेसिकली क्या होती है, बौद्धिक तौर पे, इंटेलेक्चुअल तौर पे, और जो चीज़ें आंतरिक रूप से हमारी प्रोग्रेस है, मतलब बेसिकली हमारे अंदर की प्रोग्रेस है, उन सबको हम क्या करेंगे, उसको हम संस्कृति या कल्चर में हम क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं। अब देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ग्राफिकल वे में इसको पीडीएफ को तैयार किया गया है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है ऋग्वेदिक काल, जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक आता है। देखिए, जब बीसी होता है तो बीसी में जो ईयर्स हैं वो उल्टे चलते हैं, ये आपको पता ही होगा। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक हम बेसिकली मानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक सभ्यता को। ये उत्तर वैदिक काल जो है इसको हम बाद में देखेंगे। पोस्ट वैदिक इसको कहेंगे हम। ऋग्वेदिक काल बेसिकली वैदिक कल्चर को हम कहेंगे। अब देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ध्यान से सुनते रहेंगे, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। और वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। वैदिक सभ्यता जो है, ये देखिए आर्यों द्वारा जो है विकसित ग्रामीण सभ्यता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको आपको याद रखना है, ये ग्रामीण सभ्यता है। जबकि देखिए, जो हड़प्पन और ये सारी सभ्यताएं, हड़प्पन हो गया या आपका मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इनको अर्बन सिविलाइजेशन हम कहेंगे। जबकि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता रहेगी। अब देखिए, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो रूरल सभ्यता नहीं थी, वो बेसिकली अर्बन सभ्यता थी, जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत आती है। आर्य द्वारा इसको विकसित किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रूरल सिविलाइजेशन ये थी। इसके बाद में देखिए, इसका जो निवास था, ये मैक्स मुलर एक जो है थिंकर रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं। उनके बताए हुए अगर हम उनकी माने तो ये मध्य एशिया में इसका जो रहा है, क्या रहा है, विस्तार रहा है वैदिक सभ्यता का। इसमें देखिए, मेजरली कौन कौन से रीजन्स आते हैं। भारत का जो रीजन है पंजाब वाला, और अफगानिस्तान का जो रीजन है सिंधु के आसपास वाला, सिंधु मतलब इंडस के आसपास वाला, वो सब इसमें आता है अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो। और इसमें लैंग्वेज पूछ ली जाती है कई बार। तो लैंग्वेज जो है, देखिए, संस्कृत इसमें मेजरली यूज़ किया करते थे। अब देख लेते हैं ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जो प्रमाण हैं वो ऋग्वेद से ज़्यादातर लिए गए हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए, एक तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आते हैं। तो देखिए, इसमें इस काल में क्या होता था, बेसिकली ट्राइब्स हुआ करते थे। ट्राइब्स हुआ करते थे, और जिनको हम जनजाति भी कह देते हैं आज। तो वो हुआ करते थे, ग्रुप्स में वो रहते थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले होता था कुल जो होता था, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसका जो हेड हुआ करता था कुलपति या कुलप उसको कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, कुलप उसको बोला जाता था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो वैदिक काल था उसमें जो फैमिली का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे। ऑप्शन दे दिया जाएगा, कुलप, ग्रामीणी, इस तरीके से दे दिया जाएगा। आपको छांटना होगा, इसमें कुलप आप टिक करेंगे। इसके बाद में जो दूसरी स्टेज होती थी वो ग्राम की होती थी, और ग्राम का जो हेड होता था उसको ग्रामीणी, या ये इंग्लिश में दिया है, सॉरी, ग्रामीणी इसको बोला जाता था। उसके बाद में जो थर्ड लेवल होता था विश का होता था। विश मतलब क्लैन जो होती थी, और इसका जो हेड होता था उसको विशपति बोला जाता था। इसके बाद में देखिए, जो ट्राइब्स का जो बेसिकली कौन होता था, चीफ कहा जाता था इसको। तो वो राजन बोलते थे उसको, चीफ को राजन बोलते थे। और इन सबको मिला के, कई सारे विश को मिला के जो है जन बनता था। इसके बाद में देखिए, कई सारे जन को बन के एक राष्ट्र बनाया जाता था, और उसका जो हेड होता था राजा होता था, और ये सबसे बड़ी इकाई होती थी। तो देखिए, कहीं कहीं पे आपको यहाँ तक भी एंड मिल जाएगा, राजन तक मिल जाएगा, और कहीं कहीं पे आपको राजा भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली इसमें जो थ्योरी दी जाती है वो दी जाती है कि राजा
वैदिक काल में नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह बताया जा रहा है आपको कि राजा जो है एक जो है जो कई सारे जन हुआ करते थे जिनका हेड राजन हुआ करता था, उनको मिला के एक जो है स्टेट बनता था, राष्ट्र बनता था, और उसका हेड जो है किंग हुआ करता था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए कुछ मेजर ऑफिसर्स हुआ करते थे, मेजर ऑफिसर्स, और इनको रत्नी बोला जाता था, रत्नी बोला जाता था। आप इसको ध्यान रखेंगे। रत्नी की जो संख्या होती थी वो बेसिकली 12 होती थी, ये आप ध्यान रखेंगे, 12 रत्नी हुआ करते थे। और ये रत्नी जो है राजा को उनके काम में क्या क्या करते थे, सहयोग किया करते थे। और इसके अलावा हम देख लेते हैं इनके क्या क्या नाम थे, ये आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए जो रिलीजियस ऑफिसर हुआ करता था, पुरोहित हुआ करता था, प्रीस्ट उसको बोलते थे हम। और इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। जो वरिष्ठ होते थे जो वो रूढ़िवादी होते थे, जो वशिष्ठ थे, सॉरी वशिष्ठ जो थे, ये जो है उस टाइम के पुरोहित का जो नाम है, ये रूढ़िवादी थे या कंजर्वेटिव इनको बोल सकते हैं। विश्वामित्र जो थे वो उदारवादी या मॉडरेट हम कह सकते हैं। इनका जो है सबका जो वर्णन है बेसिकली ऋग्वेद या हमारे जो उपनिषद हैं, जो वेद हैं, उनसे हमें देखने को मिलता है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो तो ऋग्वेद से ही हमें मिली है, और उपनिषद वगैरह उनसे भी हमें इनके जो है बेसिकली उल्लेख्य मिले हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए गुप्तचर, ये स्पोर्टर जो हो करते थे, स्पोर्टर या स्पाइस जिसको हम कहेंगे, स्पाइस या मैसेंजर जिनको हम बोलेंगे। देखिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे, आपको ध्यान से सुन के चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उनको स्पष्ट बोला जाता था, स्पष्ट बोला जाता था। तो ये शब्द आपको ज़रूर याद रखना है, स्पष्ट जो है आपको याद रखना है। देखिए एक थर्ड जो है दुर्गपति, ये देखिए काफ़ी सारे होते थे, लगभग 15 नाम इसमें होते थे। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, 15 जो है आपको याद नहीं करने हैं क्योंकि सारे नहीं आएंगे। ये हमें थोड़ा कल्चर की दृष्टि से देखना है, संस्कृति की दृष्टि से देखना है। तो उस दृष्टि से ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। दुर्गपति जो हुआ करता था वो बेसिकली दुर्ग कहते हैं फोर्ट को, जो किला होता था उसका जो ध्यान रखता था उसको पूरा बोला जाता था, दुर्गपति उसी को कहते थे। अब देखिए चरगाह या गोचर भूमि का जो अधिकारी को होता था, तो देखिए चरगाह पहले गाय का जो है काफ़ी विशेष स्थान होता था। तो उनका जो अधिकारी होता था पास्चर या पास्चर ऑफिसर ऑफ ट्रांजिटिंग लैंड, उसको वाजपति बोला जाता, वाजपति उसको बोला जाता था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए पुलिस अधिकारी या अपराध को जो पकड़ने वाले जो ऑफिसर होता था उसको उग्र बोलते थे या फियरी बोला जाता था, उसको उग्र या फियरी बोला जाता। जीवग्राही बोला जाता था उसको, ये भी आप याद रखेंगे, जीवग्राही। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद में देखिए अन्य रत्नकार भी होते थे, सूत, चैरियोटर मतलब रथकार जो होता था, रथ चलाने वाला, कमादी, ये सब भी इसमें होते थे। तो ये 12 संख्या होती थी इसमें। ये बेसिकली जो है सूत, रथकार और कमादी, इनके भी ऑफिसर्स होते थे। तो ये रत्नी में आया करते थे। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगर इस तरीके के शब्द आएंगे पूछ लिया जाएगा कौन से काल से ये जो है मतलब रखते हैं, कौन से काल से हैं, तो ये आपको बताना है कि ये वैदिक काल से मतलब रखते हैं। इसके बाद में देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक होते थे। तो देखिए प्रीस्ट जो पंडित होता था और सोल्जर सबसे महत्वपूर्ण होते थे किसी भी राज्य के लिए। न्यायिक अधिकारी का इसमें जो है उल्लेख्य नहीं है किसी भी टेक्स्ट में, जुडिशियल ऑफिसर का इसमें नहीं है। अब देखिए ये दो जो यूनिट्स थी, सभा और समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी, ये जो है सभा समिति होती थी। ये दोनों संस्था जो है सभा समिति, आज भी देखिए राज्यसभा लोकसभा होती है। तो इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। और इसमें जो है देखिए ये किंग को जो है एडवाइस करते थे। और इसमें जो सभा होती थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी, बेस्ट पीपल, मतलब जो राजा के सबसे करीबी जो सलाहकार होते थे उन उसको सभा कहा जाता था। समिति जो होती थी बेसिकली सामान्य लोगों की संस्था होती थी, इसमें ऑर्डिनरी पीपल होते थे। और इसके चेयरमैन को ईशान बोला जाता था। तो ये शब्द आप याद रखेंगे, बिल्कुल ईशान याद रखेंगे। स्त्रियों को, अब देखिए ये वीमेन के ऊपर जरूर आ जाता, मतलब कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है वुमेन के ऊपर ध्यान खींचने के लिए एक तरीके से। तो स्त्रियां जो है सभा और समिति, ये दो बेसिकली क्या होती थी, काउंसिल्स कह सकते हैं इसको, काउंसिल्स जो है होती थी ये। और राजा को क्या देती थी, एडवाइस देती थी। इसमें एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, सभा तो श्रेष्ठ लोगों की सभा होती थी, जैसे कि आप देखते हैं ना कैबिनेट वगैरह, तो कैबिनेट होती थी। और यहाँ पे सामान्य लोग जैसे आम आदमी होता था वो समिति में आता था, इसका जो चेयरमैन ईशान होता था। और इसमें स्त्री सभा और समिति में भाग ले सकती थी, ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये वैदिक काल में सारी जो चीज़ें थी, मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं कहूँगा ये प्रो वीमेन थी, मतलब औरतों के जो है हक में ही हुआ करती थी, जैसे भाग ले सकती थी। जो औरत हुआ करती थी वो सभा समिति दोनों में भाग ले सकती थी।
अब देखिए युद्ध की बात कर लेते हैं। तो युद्ध जो है, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। और वे बेसिकली ये युद्ध किसके लिए होता था, ये गाय की खोज, ये देखिए थोड़ा गलत इसमें ट्रांसलेशन है, गाय के अधिकार के लिए होता था, ये गाय के अधिकार के लिए। आपने देखिए फिल्मों वगैरह में या कहीं पे कहानी वगैरह में सुना होगा कि जिसके पास में, जिस राजा के पास में जितनी गाय ज़्यादा होती थी उसको उतना ही बलशाली माना जाता था, क्योंकि वो युद्ध करके गाय जीत लेता था। मान लीजिए ये दो राजा हैं, ए और बी राजा हैं, या इनको चीफ कह लीजिए, राजन कह लीजिए, या ट्राइब का हेड कह लीजिए। तो ये इनके पास में, इसके पास में 100 गाय हैं, इसके पास में जो है 200 गाय हैं। अब दो देखिए लड़ाई हुई तो ए बी हार गया मान लीजिए, भले से इसके पास में 200 गाय हैं, अभी ये बलशाली, अभी जो है पावरफुल है, लेकिन ए ने अगर बी को हरा दिया तो ये 200 गाय जो है ए के पास में हो गई। जो हार जाता था उसको अपनी सारी देनी होती थी। तो ये देखिए अब बलशाली इसको माना जाएगा, ए को माना जाएगा मोर पावरफुल। तो गाय के लिए ये लड़ाई होती थी, गाय को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पशु माना जाता था वैदिक काल में। अब देखिए एक जो है कहानी है, दशराज युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था। ये बेसिकली हुआ था रावी नदी के तट पर, और ये किस किस के बीच में होता, सुदास के बीच में और 10 किंग्स के बीच में। और इसको रवि को जो है क्या बोला जाता था, पारुष्णी बोला जाता था हिंदी में। तो देखिए इसके बीच में होता, इसमें ये जो है जो जीता था वो सुदास राजा जीत गया था, इसलिए इस कहानी को क्या बैटल ऑफ 10 किंग्स भी बोला जाता है। और ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसके द्वारा दी जाती है। तो देखिए ऋग्वेद से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रहेगी, क्योंकि ऋग्वेद ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, वर्ण सिस्टम भी इसमें था, लेकिन वर्ण सिस्टम का प्रारूप क्या था वो देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10 मंडल्स है, तो उसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त इस जानकारी को देता है जो वर्ण सिस्टम है, कि वर्ण सिस्टम उस टाइम पे परसिस्ट करता था, उस टाइम पे था। तो ये चीज़ जानकारी देता है ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसको पुरुष सूक्त भी कह सकते हैं हम इसको। 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। तो ये आप देख सकते हैं। विभाजन का प्रकार हुआ करता था, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखिए पूछ लिया जाएगा जो वैदिक काल में विभाजन का प्रकार, विभाजन का जो आधार होता था वो क्या होता था, व्यवसाय होता था या जाति होती थी, या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको व्यवसाय करना है, मतलब कर्म के आधार पर, वर्क के आधार पर, प्रोफेशन के आधार पर वहाँ पे जो है वर्ण का डिवीज़न होता था। तो मान लीजिए कोई जो है अगर कथा पढ़ रहा है या इस तरीके का काम कर रहा है तो वो बेसिकली कौन होगा, ब्राह्मण होगा, प्रीस्ट होगा। अब ये देखिए हेरिडिटरी, इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन डायरेक्टली हेरिडिटरी नहीं था ये। हेरिडिटरी का मतलब है कि ये अगर पिता जो है प्रीस्ट है, ब्राह्मण है, तो बेटा भी ब्राह्मण होगा। ऐसा डायरेक्टली नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे ही होता था मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर कोई चाहे बहुत पढ़ाई कर ली तो वो बेसिकली ब्राह्मण बन सकता था, इस तरीके का जो है प्रावधान था। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि जो समाज था वो पैट्रियार्कल समाज था, पितृसत्तात्मक समाज उसको हम कहेंगे, कि जो पुरुष है उसकी ही चलती थी बेसिकली। ट्राइब्स का जो हेड होता था बेसिकली पुरुष ही होता था जनरली। तो इसको हम थोड़ा सा याद रखेंगे, पितृसत्तात्मक समाज हुआ करता था, पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद में अगर जो है पूछा जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन स्त्रियों की जो स्थिति वो भी काफ़ी बेहतर थी। स्त्रियों की स्थिति मैंने आपको बताया ना, प्रो विमन जो है सारी चीज़ें रहेंगी। जैसे शिक्षा में काफ़ी सारी जो विदुषी हुई हैं, विदुषी स्त्री हुई हैं, जो स्कॉलर्स हुई हैं, जिसमें नाम है लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, आपला, ये सब जो है, ये विश्वास जो है बड़ी विदुषी हुई हैं। तो ये नाम आपको थोड़े से याद रख लेने हैं, कोई ट्रिक बना के इसको याद रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये कौन से आपको नाम दे दिए जाएंगे। लोपामुद्रा और कोशा, शिक्ता जो है ये कौन से काल से क्या करती हैं, संबंध रखती हैं। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे वैदिक काल से। अब देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये थोड़े कंसेप्चुअल चीज़ है, लेकिन आपको एज इट इज़ आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। बाल विवाह और पर्दा जो प्रथा थी वो नहीं थी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी कर सकती थी। तो देखिए पति के साथ में, जैसे आज भी होते हैं ना कि कोई कथा हो रही है घर पे, तो जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड के साथ में वाइफ जो है वो आहुति वगैरह दे देती है। तो इस तरीके से पहले भी हुआ करता था। जो विधवा स्त्री है वो देवर से विवाह कर सकती थी। तो देखिए विधवा स्त्री जो है वो विडो ब्रदर इन लॉ से विवाह कर सकती थी। अब देखिए जो स्त्री
जीवन भर अविवाहित रहती थी, अनमैरिड वीमेन फॉर लाइफ टाइम, उसको अमाजू कहा जाता था, अमाजू। तो ये शब्द आप थोड़ा याद रखेंगे, अमाजू। इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए धर्म की बात कर लेते हैं। धर्म की बात करें तो जो प्रिय देवता था इंद्र, आपने सुना होगा इंद्र के चारों तरफ जो है वैदिक काल घूमता रहता था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, आपको याद रखना है। अग्नि जो है मनुष्य और देवता के मध्यस्थ। देखिए अग्नि में आहुति देते हैं कि नहीं देते हम? मान लीजिए कोई यज्ञ करते हैं तो अग्नि में आहुति देते हैं, तो अग्नि बेसिकली क्या है? हम आहुति दे रहे हैं मैन, और किसके लिए दे रहे हैं? देवता के लिए। तो ये हमारे बीच में मध्यस्थ का काम करती थी, मीडिएटर का काम करती थी अग्नि। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। पवित्र पशु, होली एनिमल जो माना जाता था वो गाय को माना जाता था, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था गाय का। और इसको क्या कहा जाता था? अधन्य कहा जाता था, अधन्य। अधन्य मतलब इसको मार नहीं सकते थे, नॉन पेरिशेबल एनिमल था ये, न मारे जाने योग्य पशु था ये, पाप माना जाता था बहुत बड़ा अगर गाय को मार देते थे तो। होली रिवर जो है सरस्वती, जो अभी विलुप्त हो चुकी है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मिथिकल रिवर भी इसको बोला जाता है। मिथिकल रिवर मतलब कि पुराणों, वेद पुराणों में जो है इसका जो है क्या वर्णन है, लेकिन ये ओरिजिनली अभी नहीं है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। होली रिवर जो है सरस्वती है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता, देवी कहेंगे हम इसको, देवी के संबोधन में जो है संबोधित करता है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, तो याद रख सकते हैं आप इसको। गायत्री मंत्र जो है ये एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गायत्री मंत्र किससे रिलेटेड है? तो ये ऋग्वेद से है और ये सावित्री से रिलेट करता है। और देखिए विश्वामित्र कंपोज्ड द गायत्री मंत्र टू मेक पीपल आर्य। अब देखिए गायत्री मंत्र जो है लोगों को आर्य बनाने के लिए है, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। अब ऋग्वेदिक गॉड्स की बात कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, पूछ लिया जाता है इंद्र जो है किसका देवता है? तो युद्ध का नेता, वर्षा का देवता है ये। अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता या मीडिएटर का काम करती है। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, सूर्य समुद्र का देवता, इसको बोला जाता है वरुण को। तो देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है ये वरुण, समुद्र का देवता है, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात का करता है ये। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं क्रिएटर ऑफ अर्थ एंड सन, गॉड ऑफ सी इसको बोला जाता है, रेगुलेटर एंड रूलर ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, सिंबल ऑफ ट्रूथ, सीजन चेंजर, डे एंड नाइट डूअर इसको बोला जाता है। अब देखिए घौ जो है आकाश का देवता, इसको बोला जाता है सबसे प्राचीन, गॉड ऑफ स्काई, मोस्ट एंशिएंट है ये देवता। सोम जो है वनस्पति देवता बोला जाता है, सोमरस आपने सुना होगा, तो ये वनस्पति, सोमरस बेसिकली मंदिरा के तरीके से होता था, लोग पीते थे, एंटरटेनमेंट करते थे उसके बाद में, पीने के बाद में। तो देखिए सोम जो है प्लांट का या वनस्पति देवता बोला जाता है। उषा जो है प्रकृति उत्थान का देवता बोला जाता है उषा को, गॉड ऑफ प्रोग्रेस या डेवलपमेंट। अश्विन जो है विपत्तियों को हराने वाला देवता, गॉड ऑफ कैलेमिटीज बोला जाता है। पूषण पशुओं का देवता, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, गॉड ऑफ एनिमल पूषण होता था। विष्णु जो है विश्व का संरक्षक, सस्टेनर और पालन करता है, ये बोल सकते हैं हम इसको, सस्टेनर। मेंटर और फॉलोअर जो है ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलत है, तो मेंटर तो हम कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो मेन शब्द है उसको सस्टेनर कहेंगे हम इंग्लिश में, और हिंदी में संरक्षण और पालन करता सही है। मरुत जो है आंधी तूफान का देवता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए जीवन शैली जो थी, ये सारी जो जीवन शैली वगैरह है, इसमें जो भौतिक चीज़ें आएंगी वो आएंगी सभ्यता में, और जो बौद्धिक चीज़ें आएंगी वो बेसिकली किस में आएंगी? मतलब मान लीजिए विचार है, उस टाइम के विचार हैं, तो वो सब किस में आएंगे? संस्कृति में आएंगे। और इसमें जो है मनोरंजन की अगर बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, तो संगीत से मनोरंजन होता था, रथ दौड़ से, घुड़दौड़ से, ये सब मनोरंजन के साधन थे। प्रिय पशु जो होता था घोड़ा होता था। देखिए होली एनिमल जो होता था गाय थी, लेकिन प्रिय पशु हॉर्स हुआ करता था। मुख्य पेय जो था, मेन ड्रिंक थी सोमरस। सोमरस मतलब ये जैसे आज के टाइम पे अल्कोहल होता है या इस तरीके की चीज़ें होती हैं ये, तो उस टाइम पे ये सोमरस का से जो है आनंद लेते थे। वनस्पति से बनाया जाता था, मतलब वेजिटेबल से ही बनाया जाता था प्राकृतिक रूप से, तो ये आप इसको मुख्य पेय कह सकते हैं। वस्त्र जो हुआ करते थे 3 प्रकार के होते थे, बांस, अधिवास और उष्णीय। तो देखिए बांस होता था, बांस हुआ करते थे, अधिवास और उष्णीय हुआ करते थे। मतलब पूरे पहन लिए तो बांस हो गया, अधिवास मतलब आधे, उष्णीय मतलब बहुत कम। अंदर पहनने वाले वस्त्र को कहा जाता था नीबी बोला जाता था। तो देखिए इतना डीप तो नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा मैंने इंक्लूड आपकी जानकारी के लिए कर दिया था।
अन्य जानकारी मैं आपको बता दूं, जो मुख्य व्यवसाय था ये पूछा जा सकता है पशुपालन और फिर कृषि जो है वैदिक काल का मुख्य कारण। तो देखिए नीलिथिक के बाद में वैदिक जो है हमारा पीरियड, उसमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर जो है शुरू हो गया था। इसमें जो मुख्य धातु हैं वो आयरन, तो आयरन की जो खोज है बेसिकली आर्यंस ने की थी, वैदिक पीरियड इसको है बोला जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरी चीज़ क्या थी, कॉपर और आयरन, ये दो मेटल्स थे। जीएस में आपसे ये चीज़ें पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी कि जो मेटल है कौन सा यूज़ करते थे आर्यंस या वैदिक काल में, तो वो आप आयरन बताएंगे और कॉपर बताएंगे। आदान प्रदान का माध्यम जो था ये बार्टर सिस्टम, आपको पता ही है, बार्टर सिस्टम आप बिल्कुल बताएंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली इसको कहते हैं। और व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले आदमी को पणी बोला जाता था, पणी, पर्सन हु इज गोइंग फार अवे फॉर बिजनेस, इसको पणी बोला जाता था। जैसे आज होते हैं ना जो ट्रेडर्स होते हैं या जो व्यापारी होते हैं, उनको उस टाइम पे पणी बोला जाता था। बेक नोट या सूदखोरी, बेक नोट या सूदखोरी उसको ब्याज पर ऋण देने वाले को बोला जाता था। जो ब्याज पर ऋण देता था उसको क्या बोला जाता था, बेक नोट बोला जाता था। इसके बाद में देखिए ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ हैं वो आप देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा नज़र इस पर डाल लेंगे। सरस्वती इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट सैक्रेड या सबसे पवित्र महत्वपूर्ण नदी सरस्वती को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा उल्लेखीय नदी जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी तरीके से। तो देखिए इंदस सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है, सिंधु जिसको बोलते हैं। गंगा का नाम एक बार आया है और 3 बार जो है उल्लेख्य हुआ है यमुना का। तो ये आप याद रखेंगे, ये ऋग्वेद की बात हो रही है। और ऋग्वेद में जो कुब्र इसका नाम था वो उसको अब कुर्रम कहा जाता था, कुबा को काबुल, और वित्सता जिसको झेलम बोला जाता है, इसको आप एक ज़्यादा नहीं है। और आशकिनी इसको चिनाब को बोला जाता था, पुरुषणी रावी को बोला जाता था, शतुद्री सतलज को बोला जाता था, और विपाशा व्यास को, दानीला गंडक को, दृष्टि घग्गर को, और गोमती गोमल को बोला जाता था। और देखिए शुभवस्तु जो है वो स्वाद को बोला जाता था। ये आप थोड़ा सा देख। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का देखिए एक तो आप ईयर देख लेंगे। ईयर जो है वो है 1000 बीसी से जो 600 बीसी तक ये चला, लगभग 400 साल तक की बात हो रही है इसमें। इसके बाद में देखिए उत्तर वैदिक काल के इंद्र के स्थान पर जो है जो इम्पोर्टेंट जो सबसे प्रिय देवता हो गया था वो हो गया था प्रजापति। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। वैदिक काल में देखिए कौन था इंद्र सबसे प्रिय था, और उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल मतलब पोस्ट वैदिक, जो वेद के जो वैदिक काल के बाद में साल आ रहे हैं 400 साल हैं, वो बेसिकली वैदिक काल में आएंगे, सॉरी उत्तर वैदिक काल में आएंगे। इसके लिए जो प्रिय देवता था वो प्रजापति होगा। अगला जो है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का जो है अनुष्ठान किया जाता था। तो देखिए राजसूय यज्ञ जो है आपने सुना होगा, ये बेसिकली उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल में इसको हम कहेंगे। पूछा जा सकता है कि जो राजसूय यज्ञ है वो कौन से काल से संबंध रखता है। आपको जो है प्री वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल, वैदिक काल और एक आधा ऑप्शन और दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको कौन सा करना है, पोस्ट वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसमें आपको राइट आंसर करना है। उत्तर वैदिक काल में जो इंग्लिश मीडियम छात्र हैं वो भी इसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ वाज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ क्रोनेशन ऑफ द किंग। देखिए किंग के को जब क्रोनेट किया जाता था, मतलब एक तरीके से उसको राज्याभिषेक उसका किया जाता था, उस टाइम पे ये यज्ञ हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर, तो देखिए पहले क्या होता था, प्रोफेशन के आधार पर, कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था, मतलब जो 4 वर्ण थे उनका निर्धारण होता था। लेकिन अब जो है उत्तर वैदिक काल में वर्ण का जो बेसिकली निर्धारण है वो जन्म के आधार पर होता था। वो हेरिडिटरी हो गया था कि मान लीजिए किसी ने जन्म लिया है ब्राह्मण के घर में तो ब्राह्मण ही वो बनेगा, किसी ने घर लिया क्षत्रिय के घर में तो क्षत्रिय ही वो बनेगा। तो ये आप डिफरेंस थोड़ा सा याद रखेंगे। और ये जो है आप इसको बिल्कुल डीपली ले, ये एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। ये जो छोटे छोटे अंतर मैं आपको बता रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा और आपको जो है इसमें टिक करना है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो देखिए हल जो है, मान लीजिए ये हल है और इसको क्या बोला जाएगा, सीरा बोला जाएगा। इसके बाद में जो इससे खुदाई होगी तो उन रेखाओं को क्या बोला जाता है, उस रेखा को सीता बोला जाता था। तो ये सीता को बेसिकली क्या है, एक उनको क्या है रिस्पेक्ट देने का वो था कि धरती जो है, धरती माता जो है वो क्या कर रही है, उसमें से ये सीता है धरती माता जो है और हम अन्न इसमें से उगाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं।
उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ। तो देखिए निष्क बेसिकली मतलब प्योर, मान लीजिए सोने की मुद्रा या चांदी की मुद्रा, ऐसी ही मुद्राएं थी। और शतमान होता था, शतमान का मतलब होता है कि जितना उनका वजन है उसका पूरा मूल्य उसमें होता था उस मुद्रा में। मान लीजिए 5 ग्राम की जो है सोने की मुद्रा है, तो 5 ग्राम का जो भी सोने का भाव उस टाइम पे चल रहा होगा उस मुद्रा के बराबर होता था। अभी जो है हमारा एक जो मुद्रा चलती है, मान लीजिए लोहे की जो मुद्रा है, अब इसका मतलब ये नहीं 5 रुपये का सिक्का है तो जो लोहे का वजन उस 5 सिक्के में होगा उतना मूल्य हमें दिया जाएगा, वो मतलब नहीं होता है। 5 रुपये का सिक्का है तो 5 रुपये में ही चलेगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो उस टाइम पे क्या होता है, शतमान मुद्रा का इकाइयाँ होती थी कि जितनी मुद्रा का वजन है उस मुद्रा के हिसाब से उसके रेट के हिसाब से उसका जो है मूल्य हुआ करता था। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति या मूल्य के सिक्कों का चलन के कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो देखिए मुद्रा जरूर होती थी, निष्क होती थी मतलब प्योर होती थी, शतमान मुद्रा जरूर होती थी, लेकिन कोई खास मतलब खास का मतलब है कि एक स्पेशल तरीके की ये कोई शेप है या इस तरीके की मुद्रा उसमें नहीं मिली है, कोई वैल्यू की मुद्राएं इसमें प्रमाण नहीं है, इस तरीके का प्रमाण नहीं है। पक्का ब्रिक्स हैज़ बीन मेड यूज्ड इन कौशाम्बी सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए कौशाम्बी जो है उसमें फर्स्ट टाइम पक्का ब्रिक्स का यूज़ किया गया था। और गोत्र का जो चलन है, गोत्र कहते हैं ना कि ये आपका गोत्र क्या है, आपके फादर का, इस तरीके से। तो आपकी नानी नाना का जो गोत्र है, गोत्र होता है बेसिकली जो सरनेम हम लगाते हैं उसको, उसका चलन जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। अन्य ऐतिहासिक स्रोत देख लेते हैं। तो देखिए किन किन चीज़ों से हमें सोर्सेज मिले हैं। एक तो उपनिषद से मिले, मैंने पहले ही बताया था उपनिषद की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पे जो यज्ञ मतलब यज्ञ होता है उसको ब्रोकन बोर्ड के से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 108 जो है उपनिषद है, सत्यमेव जयते जो है मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य जो है 2 इसमें बताए गए हैं, सॉरी महाकाव्य जो 2 हैं, महाभारत और रामायण, इनसे भी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ या ऋग्वेदिक काल या पोस्ट ऋग्वेदिक काल के जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से भी ली गई हैं, महाभारत और रामायण से। और महाभारत का पूरा नाम जो होता है वो जय संहिता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो या बिगेस्ट एपिक कहेंगे हम, वो क्या है, महाभारत है। एंड द ओल्डेस्ट नेम ऑफ महाभारत इज जय संहिता। तो ये सारी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप वीडियो को देख लेंगे। कोई कमेंट, कोई सजेशन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अन्य वीडियो जो रहेंगी इंपॉर्टेंट वीडियो बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको कंटेंट सही लग रहा है, पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि कुछ सजेशन देके आपके लेवल की चीज़ें जो है आप तक पहुँचेंगी, तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू।